हेलो फ्रेंड्स, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट के अकॉर्डिंग जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने डायग्राम बेस्ड केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में समझाया हूँ, तो वो वीडियो आप लोग देख लेंगे और उसके बाद अगर एनसीईआरटी का पॉइंट समझना हो तो ये वीडियो देख लेंगे। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट के अकॉर्डिंग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो यहां कहता है कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे फॉर्मेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। ये जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, यही मैकेनिज्म के द्वारा, इसी मैकेनिज्म के थ्रू बताता है कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है। तो एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है यही मैकेनिज्म बताता है, जिस मैकेनिज्म का नाम है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। लाइक इन रेस्पिरेशन, इन फोटोसिंथेसिस टू एटीपी सिंथेसिस इज linked to development of a proton gradient across a membrane। अब ये पॉइंट कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन की तरह ही फोटोसिंथेसिस में भी, रेस्पिरेशन की तरह ही फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी की सिंथेसिस एक मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटोन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। तो जैसे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी की सिंथेसिस एक मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटोन के ग्रेडियंट के डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। मैंने कल आपको डायग्राम बेस्ड वीडियो में ये समझाया था कि प्रोटोन ग्रेडियंट क्या होता है, H+ का ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप करता है। तो वो वीडियो आप लोग देखेंगे डायग्राम वाला तो समझ में आएगा। यहाँ पे थ्योरी मैं बता रहा हूँ। तो ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट से जुड़ी होती है, दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलेकोइड। यह जो मेम्ब्रेन होता है, यह मेम्ब्रेन के आर पर प्रोटोन ग्रेडियंट, तो यह मेम्ब्रेन किस चीज का होता है? तो मेम्ब्रेन होता है थाइलेकोइड की, थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन बना होता है। देयर इज वन डिफरेंस दॉग हेयर दीज आर द मेम्ब्रेन देयर इज वन डिफरेंस दॉग हेयर द प्रोटोन accumulation is towards the inside of the membrane, that is in the lumen। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन से फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर एक डिफरेंस यह है कि प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन मेम्ब्रेन के इनसाइड, दैट मीन्स कि ल्यूमन में होता है। प्रोटोन का ग्रेडियंट जो डेवलपमेंट होता है तो वो ल्यूमन में होता है, थाइलेकोइड के ल्यूमन में। तो यही डिफरेंस है। रेस्पिरेशन में कहाँ होता था? तो वो आउटसाइड पे होता है, आउटर साइड में होता है। और रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस में तो ये होता है प्रोटोन का एक्यूमुलेशन इनसाइड द ल्यूमन। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन्स accumulate in the intermembrane space of the mitochondria when electrons move through the ETS। तो इससे पहले वाले लाइन में क्या देखें कि एक डिफरेंस था, रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में फोटोसिंथेसिस में एक डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? तो यह डिफरेंस था कि प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन, फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन मेम्ब्रेन के इनसाइड, दैट मीन्स कि ल्यूमन में होता है। प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन या प्रोटोन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो ल्यूमन में। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब यहाँ पर कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ETS से गुजरता है, ETS बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ETS से गुजरता है तो रेस्पिरेशन में प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में एक्यूमुलेट होते हैं। यही डिफरेंस है। रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में एक्यूमुलेट होता है कौन? प्रोटॉन्स। और फोटोसिंथेसिस में थाइलेकोइड के ल्यूमन में। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब कहता है कि आइए यह समझे कि किन कारणों से प्रोटोन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है।
ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट होता है, यह कौन कौन सा कारण है जिसके कारण ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, मेम्ब्रेन के आर पार होता है। We need to consider again the processes that take place during the activation of electrons and their transport to determine the steps that cause a proton gradient to develop. अब ये कहता है कि हमें उन प्रोसेसेस पर ध्यान देना होगा, उन प्रोसेस पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन्स के एक्टिवेशन और ट्रांसपोर्ट के समय होते हैं, ताकि उन स्टेप्स को समझा जा सके जिनके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट होता है। तो मैंने सारा इसका टॉपिक वाइज मतलब जो भी इसका प्रोसेसेस है वो मैं बता चुका हूँ डायग्राम बेस्ड वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का, उस वीडियो में मैं सारा ये सब समझा चुका हूँ इसका क्या प्रोसेस होगा। तो बस मैं यहाँ पे थ्योरी कर रहा हूँ कि हमें उन प्रोसेसेस पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन के एक्टिवेशन बोले तो एक्साइटेशन, तो इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन और ट्रांसपोर्ट के समय होता है, ट्रांसपोर्टेशन के समय, ताकि उन स्टेप्स को समझा जा सके जिनके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट होता है। तो पॉइंट ए कहता है, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर molecule takes place on the inner side of the membrane, the protons or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoids. तो वाटर का स्प्लिटिंग थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में होती है। वाटर का स्प्लिटिंग जो होता है, वाटर का ब्रेक डाउन, तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में होता है। तो इनर साइड बोले तो ल्यूमन साइड में। तो वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? ल्यूमन में। वाटर की स्प्लिटिंग से बनने वाला हाइड्रोजन आयंस, वाटर का स्प्लिटिंग जब होता है, जब H2O ब्रेक डाउन करेगा, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अगर लेके चलते हैं तो 2H2 है, तो जब 2H2O का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? 4H+ रिलीज होगा। ओके, 4H+ रिलीज होगा। वही कहता है वाटर के स्प्लिटिंग से बनने वाले हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन बोले तो H+, प्रोटॉन्स, H+ को ही प्रोटॉन्स बोलते हैं। हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स थाइलेकोइड्स ल्यूमन में एक्यूमुलेट होते हैं। तो हम लोग डायग्राम में देखे थे कि जब 2H2O का वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो 4H+ रिलीज होता है, 4H+ रिलीज होता है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। तो यही जो 4H+ बनेगा तो वो कहाँ पर बनता है? ल्यूमन में, क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग कहाँ होता है? ल्यूमन साइड में। तो इसलिए 4H+ जो होता है प्रोटॉन्स, वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? तो वो थाइलेकोइड के ल्यूमन में ही एक्यूमुलेट होता है। ओके, तो इस कारण स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के कारण क्या हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट हुआ ल्यूमन साइड में, क्योंकि जब ल्यूमन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा तो 4H+ कहाँ बढ़ेगा? ल्यूमन में ही। तो वहीं पर क्या होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट होगा। यही कहता है पॉइंट ए। ये रहा डायग्राम, कौन कौन सा प्रोसेस देखिए। ये रहा पॉइंट ए, क्या कहता है? ये H2O है, H2O का स्प्लिटिंग, ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन लिखा हुआ है, ये ल्यूमन है, ल्यूमन साइड। तो H2O का जब स्प्लिटिंग होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, तो वाटर के स्प्लिटिंग से O2, हाफ O2, यहाँ पे अगर 2 मॉलिक्यूल लेके चले तो O2 रहेगा, 4H+। तो वाटर के स्प्लिटिंग से 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो 4H+ और 2 ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगा, मतलब फॉर्म होगा। ये जो फॉर्म होगा कहाँ होगा? तो ल्यूमन साइड में। तो यहाँ पर H+ जो रिलीज हुआ वाटर के स्प्लिटिंग से, इसके कारण ल्यूमन साइड में क्या होगा? ल्यूमन साइड में कंसंट्रेशन बढ़ेगा H+ का। तो H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक तरह का ये ग्रेडियंट डेवलपमेंट होगा, ये फोर्स का डेवलपमेंट होगा। तो H+ का वाटर के स्प्लिटिंग से जो H+ क्या होगा? इंक्रीज होगा ल्यूमन साइड में, तो इससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट होता है। पॉइंट बी, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटोसिस्टम्स, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम के थ्रू मूव करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे
जब लाइट इमिट्स होगा और एक्साइटेशन होगा फोटो सिस्टम में, तो वहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो प्रोटॉन्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये सारा बात मैं पहले बता चुका हूँ डायग्राम में, वहाँ से देख लेना है। वैसे मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ, एनसीईआरटी में जब दिया हुआ है डायग्राम तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लाइट का इमिटिंग होगा पीएस सेकेंड में लाइट इमिट्स होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करेगा वो बारी बारी से होगा। एक्चुअली में यहाँ पे बारी बारी से होता है 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा PQ के पास तो ये बन जाता है PQ माइनस। तो जो PQ माइनस होता है वो H प्लस, जो स्ट्रोमा साइड में H प्लस होता है उससे ये गेन करता है H प्लस, और ये PQ माइनस जो रहता है वो PQH में कन्वर्ट हो जाता है। जब H प्लस आ जाता है तो PQH में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन बारी बारी से जब ट्रांसफर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो PQH बना, सॉरी PQ माइनस बना। जब H प्लस बाइंड किया तो PQH हो गया। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर से जाता है तो ये PQH माइनस हो जाता है, PQH माइनस। फिर स्ट्रोमा साइड से H प्लस बाइंड करता है तो PQ माइनस हट जाता है, PQH माइनस जो रहता है तो PQH माइनस हट जाता है और PQH2 का फॉर्मेशन होता है, तो ये PQH2 बन जाता है। तो ये प्रोसेस बारी बारी से होते रहता है। तो यहाँ से जब PQH2 होता है तो ये रिमूव हो जाता है, ये घूम जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ जो PQ रहता है तो PQ से बन जाता है PQH2, और ये PQH2 यहाँ वाला यहाँ आ जाता है, और यहाँ से जो PQ रहता है ये यहाँ आ जाता है। ये एक्चुअली में जैसे जैसे ट्रांसफर होता है वैसे वैसे ये मूव करते रहता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ PS सेकेंड से PQH2 के पास, और जो H प्लस आया PQH2 के पास स्ट्रोमा साइड से, ये अब ट्रांसफर होगा कहाँ, साइटोक्रोम B6F के पास। तो फर्स्टली होता है साइटोक्रोम B6 के पास और देन साइटोक्रोम F के पास। तो यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है PQH2 साइटोक्रोम B6 को, और साइटोक्रोम B6 कर देता है साइटोक्रोम F को ट्रांसफर, उसी टाइम PQH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम B6 के पास, और जो इसका H2 आया स्ट्रोमा साइड से PQH2 जो था वो आ जाता है कहाँ, ल्यूमन साइड में। तो ल्यूमन साइड में जो आया H प्लस, तो इससे भी ल्यूमन साइड का कंसंट्रेशन H प्लस का बढ़ जाता है। तो यही लाइन कहता है, बी पॉइंट यही कह रहा था कि एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के थ्रू मूव करता है, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटॉन्स है ये H प्लस रहता है स्ट्रोमा साइड में, ये आ जाता है PQH2 के पास, और ये ट्रांसफर होके कहाँ आ जाता है, ल्यूमन में। तो ये क्या हो जाता है, यही लाइन कहता है प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के आर पार आ जाते हैं। ये इधर इसको आर मान ले तो इधर पार, मतलब आर पार विरुद्ध दिशा में आ जाता है, विपरीत दिशा में आ जाता है। अगर यहाँ रहता है तो इसके मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यही है, दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन H कैरियर। और ये जो ऐसा होता है, ये प्रोटॉन आर पार आ जाता है, तो यह ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है वो मेम्ब्रेन के बाहर स्थित होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, PS सेकेंड के बाद ये कौन है, प्लास्टोक्विनोन, हम लोग ZST में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर मेम्ब्रेन के बाहर स्थित होता है, मेम्ब्रेन के बाहर रहता है, और यह अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन कैरियर के ट्रांसफर नहीं करता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि एक हाइड्रोजन कैरियर के लिए ट्रांसफर करता है। ये क्या किया, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर के लिए ट्रांसफर नहीं करता है, ये इसलिए करता है कि यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोमा साइड से H प्लस बाइंड कर देता है, तो ये हाइड्रोजन कैरियर के लिए ट्रांसफर करता है। Hence, this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. इसलिए
इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो उस समय क्या होता है, मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल होता है वो स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिस समय होता है उस समय क्या करता है, स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन ले लेता है H+ के रूप में। अब when this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side or the lumen side of the membrane. जब यह मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को मेम्ब्रेन के इनर साइड पर जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे देता है। अब कहता है जब यह मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को मेम्ब्रेन के इनर साइड पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है तो प्रोटॉन इनर साइड या मेम्ब्रेन के ल्यूमन साइड में रिलीज होते हैं। अब कहता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को मेम्ब्रेन के इनर साइड में प्रेजेंट जो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के इनर साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे देता है अपना इलेक्ट्रॉन, तब प्रोटॉन इनर साइड या मेम्ब्रेन के ल्यूमन साइड में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ से जो PqS2 आया था तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन लेके आया था PS सेकेंड से, और बाहर से जो प्रोटॉन आया था तो PqH2 का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो PqS2 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम B6F के पास, और यहाँ जब ये इनर साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर को जब अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है उसी टाइम जो प्रोटॉन होता है वो रिलीज हो जाता है कहाँ, तो ल्यूमन साइड में, थाइलेकोइड के ल्यूमन साइड में। तो ये बी पॉइंट पे क्लियर है। सी पॉइंट, द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्टोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। NADP रिडक्टेज एंजाइम मेम्ब्रेन के स्टोमा साइड पर स्थित होता है। तो ये रहा स्टोमा साइड, स्टोमा साइड इधर भी, इधर भी, इधर भी स्टोमा, इधर भी स्टोमा, तो चारों तरफ स्टोमा। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है, स्टोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, along with electrons that come from the acceptor of electron of PS first. Protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH plus H plus. These protons are also removed from the stroma. Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decrease in number, while in the lumen there is accumulation of protons. अब कहता है कि क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा साइड में क्या होता है, प्रोटॉन्स में कमी आती है, H+ की संख्या में घटती है, डिक्रीज होती है, जबकि ल्यूमन में, ये ल्यूमन रहा, तो ल्यूमन में क्या होता है, प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं। This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as a measurable decrease in pH in the lumen. और यह थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करता है, एक प्रोटोन ग्रेडियंट उत्पन्न करता है, एक प्रोटोन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट करता है, और साथ ही साथ ल्यूमन के पीएच में भी मेजरेबल कमी उत्पन्न करता है। मेजरेबल क्या होता है, डिक्रीज होता है, किस चीज में, तो ल्यूमन में। यहाँ पे पीएच में डिक्रीज, क्योंकि H+ जब बढ़ेगा तो एसिडिक कंडीशन एसिडिक, मतलब कि पीएच का कमी आना। ल्यूमन का पीएच में क्या होता है, डिक्रीज होता है बहुत। ल्यूमन का पीएच क्या होता है, बहुत कम रहता है। क्यों रहता है कम, तो कंडीशन एसिडिक होता है। कंडीशन क्यों एसिडिक होता है, तो यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है थाइलेकोइड के ल्यूमन में। Why are we so interested in the proton gradient? तो हमारे लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखते हैं। दिस ग्रेडियंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP। प्रोटॉन ग्रेडियंट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से ही एनर्जी रिलीज होता है। जब ब्रेकडाउन होगा ग्रेडियंट का तभी एनर्जी रिलीज होगा। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ द CF0 ऑफ द ATP सिंथेज। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट तब टूट जाता है जब ATPase के F0 ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल के द्वारा
ये एटीपीएज एंजाइम यहाँ जो प्रेजेंट होता है, एटीपी सिंथेज जिसको बोलते हैं, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट तब टूटता है जब एटीपीएज या एटीपी सिंथेज के F0 ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल के थ्रू स्ट्रोमा की ओर प्रोटॉन्स का मेम्ब्रेन के आर पार मूवमेंट होता है। यहाँ जो कंसंट्रेशन H+ का बढ़ा, ये ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब कि ये चैनल के थ्रू जाएगा बाहर, प्रोटॉन्स जो भी H+ है वो बाहर रिलीज होगा, ये पास आउट हो जाएगा। किसके थ्रू? तो ये प्रोटॉन चैनल के थ्रू। तो यहाँ पे इस पार्टिकल को बोलते हैं CF0 और इसको बोलते हैं CF1। सी इसलिए बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया डायग्राम बेस्ड में। तो ये क्लोरोप्लास्ट का F0 पार्टिकल, ये क्लोरोप्लास्ट का F1 पार्टिकल, तो इसी के थ्रू होके प्रोटॉन रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो जैसे जैसे प्रोटॉन का रिलीज होगा वैसे वैसे यहाँ से CF1 से कुछ एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगा ये एटीपी सिंथेज एनर्जी को कैप्चर करेगा और ये एटीपी सिंथेज एनर्जी को कैप्चर करके ADP + PI इसको कन्वर्ट कर देगा ATP में। तो फाइनली ATP का फॉर्मेशन कर देता है। द ATP synthase enzyme consists of two parts. One called the CF0 is embedded in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of protons across the membrane. तो ATPase एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, इसमें एक F0 कहलाता है और जो मेम्ब्रेन में धंसा रहता है। जो F0 है ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, धंसा हुआ रहता है, ये रहता है F0 पार्टिकल और ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बनाता है। ये क्या करता है? ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बनाता है, प्रोटॉन को आर पार करता है। ये मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है, वही बात। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF1 एंड protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. ATPase एंजाइम का दूसरा पार्ट जो होता है वो F1 कहलाता है। ये रहा F1 पार्टिकल। ये रहता है दूसरा पार्ट ATPase का, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर उस फेस में स्थित होता है, उस फेस में प्रेजेंट होता है जो फेस स्ट्रोमा के साइड में होता है। तो ये फेस, ये बाहर, इधर भी स्ट्रोमा, इधर भी स्ट्रोमा। ये फेस किस चीज़ का है? तो F1 का जो फेस होता है वो कहाँ होता है? स्ट्रोमा साइड से। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल ऑफ द ATP synthase, which makes the enzyme synthesize several molecules of energy packed ATP. तो ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है जो आर पार हो जाता है ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल के थ्रू, CF0 से CF1 से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से काफ़ी एनर्जी रिलीज होता है जो ATPase के F1 पार्टिकल में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करती है। ये जो ATPase के F1 पार्टिकल में ये जो एनर्जी रिलीज होता है इसके कारण यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल चेंजिंग आता है, जिससे एंजाइम एनर्जी पैक्ड ATP के कई मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन कर देता है। यही